एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों रेलिक्स सीओ पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और वो अपना अटैक फॉर्म कर रहे होते हैं। और सीओ मन में कहता है, जैसे ही सैट ने अपना अटैक शुरू किया वैसे ही बाकी दोनों ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। और इनका ये मैलिशियस ऑरा इसने हमें इसने हम सबको इतनी जल्दी घेर लिया और अब हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ नॉर्मल लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं। जैसे एक बंदे के नाक से खून निकल रहा होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वो बंदा कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरे मुंह से मेरी नाक से इतना खून क्यों निकल रहा है। और हमें दूसरा बंदा भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खांस रहा होता है और उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है। और ये सब उन रेलिक्स की ताकत की वजह से था। उनका प्रेशर, पावर का प्रेशर उन नॉर्मल ह्यूमंस की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा असर दिखा रहा था और उनकी बॉडीज़ इसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। और सीओ भी उन सबको ऐसे देखता है इस हालत में। और वो मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, बिना टॉलरेंस के ये ऑरा ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और नॉर्मल ह्यूमंस पर ही नहीं, हमें दिखाया जाता है कि कौन भी इस सब से सफ़र कर रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा खांस रहा होता है और उसके मुंह से, नाक से भी खून आ रहा होता है। और वो कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरी बॉडी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और सीओ ये देखकर हैरान होता है कि कौन इतना ताकतवर होने के बावजूद उस ऑरा से बच नहीं पाया। और वो चिंगू से कहता है, तुम लोगों को जल्दी यहाँ से भागना होगा और कहीं छुपना होगा। तुम लोगों की प्रेजेंस इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करेंगे। तो जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और सिंगू कहता है, मुझे पता नहीं कि इस बात पे मुझे हंसना चाहिए या दुखी होना चाहिए। और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने लगता है, उनके ऑरा से दूर, ताकि वो बच सकें। लेकिन वो अभी भी काफ़ी सारी दिक्कतों में होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी कौन कहता है, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम सीओ, आखिर तुम्हारी बॉडी इससे अनअफेक्टेड क्यों है, तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। और सीओ कहता है, कुछ ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी लीग से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। और ये सुनकर कौन भड़क रहा हुआ होता है और वो कहता है, तुमने क्या कहा, तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो। और तभी सैड कहता है, आखिर इस बंदे को अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं और ये बिल्कुल ठीक कैसे है। और वो ऑसिरिस से कहता है, तुम्हें अटैक और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाओ और ठीक से करो। और ऑसिरिस कहता है, लगता है हम थोड़ा कम अपनी पावर को कम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ठीक है, अब भुगतो, इसका मुकाबला करो। और तभी सीओ अपना वो कोड ऑफ हामूराबी वाला रेलिक यूज़ करता है और उन रेलिक से कहता है, तो तुम बस इतना ही कर सकते हो फॉसिल्स। और सीओ इस उम्मीद में होता है कि वो उनके ऑरा को उस कोड ऑफ हामूराबी से रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे वो बच जाएगा और उन सैट और ऑसिरिस पर ही उसका अटैक होगा। और सैट और ऑसिरिस इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और ऑसिरिस कहता है, आखिर तुम इसके साथ क्या प्लान कर रहे हो। और सैट कहता है, इस रैली की रैंक हमारे आसपास भी नहीं है, तो तुम अब क्या सोच रहे हो, तुमने हमें अंडर एस्टिमेट किया, अब इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। और तभी सैट एक अटैक सीओ की तरफ छोड़ता है और सीओ मुस्कुराता है और कहता है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। रैलिक, इन्हें इन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट दिखाओ। और तभी सीओ भी अपना अटैक लॉन्च करता है और वो उनके उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि सच में वापस ऑसिरिस और सेट पर जाके लगता है और उससे उन्हें अफेक्ट भी होता है। और ऑसिरिस कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और सीओ फिर कहता है, ऐसा तभी होता है जब तुम ये बचकानी हरकतें करो और इनकी रैंक्स को ज़्यादा ध्यान में रखो। और ऑसिरिस फिर कहता है, लगता है हमारा ऑरा लगता है हमारा ऑरा सिर्फ इसमें काम नहीं करेगा, हमें और कुछ करना होगा। तो चलो अपनी बाकी एबिलिटीज से भी इसे अटैक करें। और तभी सेट चिल्लाता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर हमने अपनी बाकी एबिलिटी इस्तेमाल करी तो हमारे लाइफ स्पैन और ज़्यादा कम हो जाएगा। और मुझे अभी अभी एक चीज़ ध्यान में आई है, ये सेंट
ये सेंट उस ब्लैक क्रो की है। मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ और ये स्मेल इस बंदे के ऊपर से आ रही है। और ऑसिरिस कहता है, ब्लैक क्रो, वो ट्रेटर जो ह्यूमंस की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो तो काफ़ी समय पहले ही सील कर दिया गया था। क्या तुम्हारी नाक खराब हो गई है? वो तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और सेट चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर तुमसे कौन बात कर रहा है? मेरी नाक बिल्कुल ठीक है। क्या तुम लड़ना चाहते हो? और तभी सीईओ ये सब देखकर मन में कहता है, मैं सोच ही रहा था कि ये दोनों अभी तक इतने शांत क्यों हैं और ये लोग भिड़ क्यों नहीं रहे। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि जब भी सैट और ऑसिरिस साथ आते हैं और वो लड़े ना। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वो बताता है कि मिथ ऑफ ऑसिरिस में सैट ने एक विलन का रोल प्ले किया था, बिल्कुल, जो कि अपने बड़े भाई से काफ़ी जेलस था और सैट ऑसिरिस को किल भी कर देता है। और इन दो रेलिक्स का ओरिजिन भी इसी स्टोरी और रिलेशन पर बेस्ड है, जो कि मेरे लिए अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे लिए सही समय है इन पर अटैक करने का। और जबकि ये अभी डिस्ट्रैक्ट हैं तो मैं इसमें सफल भी हो पाऊँगा। और तभी ओसिरिस कहता है, तो देखने से लगता है कि तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो, क्यों है ना ह्यूमन? तुम दोनों शांत हो जाओ और ढंग से बिहेव करो। और तभी सीओ कहता है, तो लगता है अब तुम मुझे अटेंशन पे कर रहे हो फाइनली, तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनकर ओसिरिस काफ़ी भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? और वो अपनी पावर अनलीश करता है। और तभी वहाँ सीओ के आसपास काफ़ी सारी लाइट आ जाती है। और ओसिरिस कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, वो भी अपनी लाइफ देकर। और सीओ काफ़ी हैरान होता है। तभी वो अचानक से उस गड्ढे से में गिर जाता है और काफ़ी देर तक गिरता ही रहता है। और सीओ कहता है, आखिर अब ये क्या है? और ओसिरिस कहता है, अब तुम मेरे ट्रायल में आओगे और इसे पास करने के बाद ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। और सीओ ये सुनकर कहता है, ट्रायल? क्या इसने अभी ट्रायल कहा? और फाइनली काफ़ी देर गिरने के बाद वो नीचे लैंड करता है। वो कहता है, ये स्केल। और तभी उसके सामने काफ़ी बड़ा ऑसिरिस जैसा कुछ दिखता है और वो कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, ये स्केल ऑफ जजमेंट है और अब मैं तुम पर जजमेंट दूंगा। और सीओ मन में कहता है, तो ये है अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड। तो यानी अगर मैं इस ट्रायल को पास कर लेता हूँ तो ये मेरा होगा। तो जब आखिर में इसके ऑरा का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो इसने ये हथकंडा अपनाया, लेकिन इसकी बदौलत अब मैं इसे खुद का बना पाऊँगा। और मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं इसके ओनर से मिला था, जो रैल जो कि अनुबिस रैलिक को यूज़ कर रहा था। और वो एक बच्चा था और उसने मुझे बताया कि अनुबिस ने उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे उस ट्रायल के दौरान। और उसने ये भी कहा था कि उसे सिर्फ उन क्वेश्चन का जवाब नो देना होगा और वो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। और सीओ कहता है, तो अगर वो छोटा बच्चा इन क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? और तभी वहाँ वो बाकी जूरीज भी आ जाती हैं और वो कहते हैं, हम तुमसे 42 क्वेश्चन करेंगे और अगर तुम उन सभी क्वेश्चन के आंसर नो में देने के लिए सक्षम रहे तो तुम इस ट्रायल को पास कर लोगे। लेकिन अगर तुमने एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया या झूठ बोला तो ये मॉन्स्टर जो कि इस डार्कनेस के अंदर रहते हैं वो तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएंगे और तुम यहीं रह जाओगे। और सीओ मन में कहता है, ऐसा तो बिल्कुल उस बच्चे ने भी कहा था। और तभी वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुमने कभी भी चोरी करी है? और ये क्वेश्चन सुनकर सीओ तो हक्का बक्का रह जाता है और उसे अब समझ आता है कि वो क्वेश्चन कैसे होने वाले थे। और ये चीज़ देखकर आनू भी हंसता है और कहता है, मुझे पता ही था। और वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? और वो ऐसे ही सवालों पे सवाल पूछता जाता है। क्या तुमने कभी किसी को पहले मारा है? क्या तुमने कभी किसी की प्रॉपर्टी खत्म करी है? क्या तुमने कभी किसी की वेल्थ चुराई है? और ऐसे क्वेश्चनों का जवाब तो सीईओ नो में दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने ये सारे कांड किए थे। और वो कहता है, अब मुझे समझ आया कि वो बच्चा इन सभी सवालों के जवाब नो में क्यों दे पाया, क्योंकि उसने इतनी लंबी लाइफ कभी जी ही नहीं थी कि उसने ये एक्ट किए हों।
तो इसलिए उसके लिए काफ़ी आसान था, जबकि मेरे लिए नहीं। और इस चीज़ को देखकर अनुबिस कहता है, तुमने मेरे सवालों का जवाब नो में नहीं दिया, तो अब तुम पछताओगे। और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में सीओ को छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है।